अमेरिका की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद और कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री करने के बाद ये शख्स 90 की दहाई में एक सरमायाकारी बैंक जो कि न्यूयॉर्क में था वहां काम करने लग गया। और ये बहुत सारे जो बिजनेसेस होते थे जिनको प्रॉब्लम्स होती थी या जिनको उधार अमाउंट चाहिए होती थी उनको वो रकम प्रोवाइड करता था। अब इसको धीरे धीरे सारे बिजनेसेस का पता चलना शुरू हो गया, लेकिन ये शख्स भांप गया था कि आने वाला दौर इंटरनेट का दौर है, लेकिन इसको पता नहीं था कि इसने कौन सा कारोबार करना है। अब इसके पास इतनी अच्छी नौकरी थी कि ये उस टाइम बहुत अच्छे पैसे बना रहा था, लेकिन यकायक ये उसको छोड़कर एक छोटे से गैराज के अंदर जाके बैठ गया और ये सोचने लग गया कि अब मैंने कौन सा कारोबार करना है जिसके अंदर मैं इंटरनेट को इस्तेमाल करूंगा। अब इसके पास ना तो कोई जायदाद थी, ना इसके कोई बाप दादा में इसके लिए जायदाद छोड़ के गया था, लेकिन ये बहरहाल इस चीज पर बाजिद था। आज हम इसी एक जिद्दी बंदे की ब्रांड स्टोरी कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये यकायक एक जिद्दी बंदा कैसे बिलियनियर बन गया और उसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला कारोबार में। और ये शख्स ई कॉमर्स की बुनियाद रखने वालों में से एक है और इसने दुनिया को बताया कि ई कॉमर्स पूरी दुनिया को तब्दील कर सकती है। इसकी वही कंपनी जो इसने गैराज से स्टार्ट की थी आज पूरी दुनिया की ई कॉमर्स की बादशाह कहलाई जाती है। हो सकता है आपने जेफ बेजोस का नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आपने अमेज़न का नाम जरूर सुना होगा। तो ये पागल शख्स जेफ बेजोस था। आज हम जेफ बेजोस पे जरा डिटेल में बात करेंगे। जेफ बेजोस एक ऐसा इस दुनिया का शख्स है जो कि तकरीबन 100 ममालिक से ज्यादा रकम अपने पास रखता है, यानी कि ये अकेला शख्स 100 ममालिक से ज्यादा अमीर है। इसके कुल असासे 152 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये आज के टाइम में तीसरे नंबर पर अमीर तरीन शख्स है दुनिया का और बैक वक्त दुनिया के कई ममालिक खरीदने की कुव्वत रखता है। और जिस कंपनी का ये मालिक है वो 1.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के असासे रखती है और ये उसकी नेटवर्थ है। और ये अजीबोगरीब शख्स अब ये सोच रहा है कि अमेज़न को मैंने स्पेस में लॉन्च कर देना है। क्या आपको लगता है कि स्पेस में प्रोडक्ट लॉन्च हो सकती हैं और अमेज़न अगर स्पेस में लॉन्च होगा तो स्पेस में यानी कि खला में प्रोडक्ट्स खरीदेगा? आज इसी ब्रांड स्टोरी के अंदर ये वाला सवाल भी हम एड्रेस करेंगे। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। 1994 का दौर था जब हर कोई इंटरनेट को चैटिंग के लिए इस्तेमाल करता था, छोटी छोटी कॉल्स के लिए इस्तेमाल करता था और ये बंदा बैठकर उस इंटरनेट को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पे गौर कर रहा था और इसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिस्क 1994 में खेल डाला। इसके दिमाग में उस टाइम जो ख्याल आया वो था किताबें बेचने का और इसको लगा कि मैं ऑनलाइन किताबें बेचूंगा और इसने एक अच्छी भली नौकरी जो कि इसकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी थी उस बैंक में वो छोड़ दी और उस गैराज में बैठकर ये उसने आइडिया लगा लिया कि मैं ऑनलाइन किताबें बेचूंगा, क्योंकि उस टाइम लोग किताबें बहुत पढ़ते थे और उसको लगा कि मैं ऑनलाइन किताबें दे सकता हूँ। I'm Jeff Bezos. What is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com, and I picked books as the first best product to sell online. शुरू में इसने कंपनी के बहुत सारे नाम रखे और आज भी अमेज़न बहुत सारे नाम से रीडायरेक्ट होकर अमेज़न की वेबसाइट पे वो ट्रैफिक आती है, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो आइडिया था वो बहुत बड़ा था। उसने कहा कि मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे अमेज़न बनाऊंगा जो कि दुनिया के बड़े जंगल की तरह होगा और यहाँ किताबें ही किताबें बिकेंगी। और इनिशियल आइडिया जो स्टार्टिंग का आइडिया था वो यही था कि मैं दुनिया पूरी को किताबें बेचूंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर कुछ ही टाइम गुजरने के बाद इसे एहसास हुआ कि मैं बहुत कुछ बेच सकता हूँ, तो इसलिए इसने अमेज़न का लोगो जो डिज़ाइन किया वो अगर आप गौर से देखें तो एक एरो जो कि ए से जेड तक जा रहा है, तो इसने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि ए टू जी मैं दुनिया की सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचूंगा और वाकई ही सब कुछ बिक रहा है। 1994 से 2023 में मैं डायरेक्टली आपको लेके आता हूँ और बताता हूँ कि आज अमेज़न बहुत सारे कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और वो सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ही नहीं बेच रहे, मसनूआत ही नहीं बेच रहे, वो और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
इसी शख्स ने अमेज़न के अंदर प्राइम वीडियो का आगाज़ किया, यानी कि आप रेंट पर मूवीज़ ले सकते हैं। जैसे कि ये रेंट के ऊपर किताबें बेचता था, आप यहाँ खरीद सकते हैं किताबें और उसी तरह आप मूवीज़ को खरीद सकते हैं। अमेज़न वेब सर्विसेज़ में नंबर 1 पे है और ये वेब सर्विसेज़ और होस्टिंग सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अमेज़न म्यूज़िक, अमेज़न किंडल, अमेज़न ड्राइव, अमेज़न एलेक्सा, अमेज़न पे, अमेज़न ऑडिबल और हत्ता के अमेज़न ने यूएसए में यानी कि अमेरिका में फ्रेश के नाम से भी एक प्रोग्राम शुरू किया है, यानी कि सब्जी और फ्रूट भी फ्रेश वो ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि आप अपने शौक को कारोबार में बदलें। इस शख्स ने भी यही कुछ किया। इसकी डिग्री थी कंप्यूटर साइंसेज में और इसको बहुत ज़्यादा शौक था इंटरनेट को समझने का और कंप्यूटर को समझने का। तो इस शख्स ने इंटरनेट की तरफ ही फोकस किया। लेकिन इसके साथ साथ जब इसने प्रैक्टिकल फील्ड में जाके काम किया तो इसने जॉब की बैंकिंग सेक्टर में। तो इसको फाइनेंस यानी कि कारोबारी मामलात भी समझ आने लग गए। तो इसने वो जो कॉमर्स एक्टिविटीज़ यानी कि जो कारोबारी सरगर्मियाँ सीखी, तो इंटरनेट यानी कि कंप्यूटर साइंस और उन कारोबारी सरगर्मियों को मिला के ई कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जंप लगा दिया। सो एक उसका शौक था और दूसरा उसका एक्सपीरियंस था और यही रेसिपी उसको आगे लेके गई। किसी भी कारोबार का वजूद मार्केट गैप या वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से होता है, वो मसाइल सॉल्व करने से होता है जो कि आम शख्स को नज़र आ रहे होते हैं। तो इसने इंटरनेट की दुनिया के अंदर 1994 में ये सोच लिया था कि मैं इंटरनेट पे कुछ बेचना शुरू करूंगा और उस मार्केट गैप को इसने इतने अच्छे से एड्रेस किया, यानी कि इतने अच्छे से फिल किया कि उसके बाद सन 2000 के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने आना शुरू किया और बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ compete करने की कोशिश की। लेकिन ये इतना आगे निकल चुका था कि वो इसके साथ ना मिल सके और ये आज तक ये शख्स आगे बढ़ता जा रहा है और कोई कंपटीशन इसको compete नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये एडवांसमेंट पे फोकस करता है और इसको ये अंदाज़ा होता है कि जो मेरी वेबसाइट यानी कि अमेज़न पे आता है वो क्या चाह रहा होता है, वो उसको प्रोवाइड करता है। और इन्होंने ये वाला काम इस स्पीड से किया कि कोई कंपटीशन इनको ना पहुंच सका। सन 1994 में जब इस बंदे ने, इस अजीबोगरीब शख्स ने वो वेबसाइट के ऊपर किताबें बेचना शुरू की, तो सन 1995 तक 1,80,000 बायर कस्टमर इसके बन चुके थे जो इससे किताबें खरीद रहे थे। इसी साल उसको ख्याल आया कि मैं सिर्फ किताबें ही क्यों बेचता हूँ, तो उसने म्यूजिक और सीडीज जो उस टाइम बहुत पॉपुलर थी वो भी ऑनलाइन बेचना शुरू कर। सन 2000 के अंदर इसी अमेज़न को बनाने वाले एक अजीबोगरीब शख्स को ये ख्याल आया कि मैं कोई बड़ी गेम ना खेलूं। तो बड़ी गेम उसने 2000 में ये खेली कि उसने थर्ड पार्टी सेलर्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया। यानी कि उसने कहा कि आप बेचना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, आप आएँ और बेचें। इसको करने के लिए इसने ये किया, इसने इसको एक मार्केट प्लेस बना दिया और किताबें, सीडीज और म्यूजिक से बढ़कर सब कुछ बेचने के लिए हर किसी को इनवाइट करना शुरू कर दिया। अब ये इस बंदे की एक बहुत बड़ी बिजनेस लॉजिक थी, क्योंकि इसको ये पता था कि मेरा कंपटीशन उठ सकता है, लोग छोटी छोटी वेबसाइट्स बना के बेच रहे हैं, तो मैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे क्यों ना ले आऊं। तो यही उसका एक साइकिल था, बिजनेस साइकिल था, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर वो समझता था। तो उसने बहुत सारे बायर्स जो अपनी वेबसाइट पे ले आ चुका था, उनके लिए सेलर्स को भी बुलाना शुरू कर दिया। अब इस शख्स ने अमेज़न को 2 बिजनेस मॉडल में डिवाइड कर दिया, 1P एंड 3P। 1P के अंदर 1 पार्टी सेल कर रही थी, यानी कि अमेज़न खुद जो माल बेच रहा था, और थर्ड पार्टी में उसने वो सेलर्स बुलाए थे कि आप आएं और अमेज़न पे बेचना शुरू कर दें। अब इसमें माल भी किसी और का था और बेचने वाला भी कोई और था और खरीदने वाला भी कोई और था। अब उसके अंदर अमेज़न ने अपना कमीशन मुकर्रर कर दिया। तो इस प्लेटफॉर्म अमेज़न ने बायर्स को और सेलर्स को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब ये बिजनेस मॉडल बहुत हिट हुआ और बैठे बिठाए ही अमेज़न को कमीशन मिलने लग गया। लेकिन यहाँ सन 2006 से पहले कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, क्योंकि
जो थर्ड पार्टी सेलर्स थे उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो प्रोडक्ट जो बायर खरीदता था उस तक पहुंचाना, यानी कि शिपिंग करना। अब उसमें सुस्ती आना शुरू होगी या सम टाइम कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। तो यहाँ ये अजीबोगरीब शख्स बैठकर, गैराज में तो नहीं था, बड़े ऑफिस में बैठा था, लेकिन सोच उसकी यही थी कि अब मैं क्या करूं। अब उसने एक और खेल खेला जो कि 2006 में आया और उसके बाद अमेज़न को पकड़ना मुश्किल तर हो गया और वो था फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न क्या है कि अमेज़न ने कहा कि थर्ड पार्टी सेलर्स, आप जो कुछ भी बेचना चाहते हैं, हम वन पार्टी सेलर के तौर पर जो अपने वेयर हाउस में वो जो माल सेव करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं, आप ही अपना माल हमें भेज दें, हम एजेंट के तौर पर आपके बिहाफ पे शिपिंग कर देंगे और इसका कुछ मुआवजा हम आपसे लेंगे। तो जनाब कमीशन के ऊपर वो मुआवजा भी मिलना शुरू हो गया। अब इस मॉडल के बाद अमेज़न वन पार्टी यानी कि 1P से ज्यादा पैसे 3P में बनाने लग गया और स्टोरेज के पैसे इलादा से। अब अमेज़न की गेम एक इंटरनेट कंपनी, एक मार्केट प्लेस से निकलकर एक लॉजिस्टिक कंपनी के तौर पर भी बनना शुरू होगी। अब इब्तदाई कारोबार तो अमेज़न का किताबें बेचना था, तो ये हो नहीं सकता कि जहां से उसने अपना शुरुआत की हो, स्टार्ट लिया हो, वो उसको भूल गया हो। तो 2007 के अंदर इस शख्स ने एक और आइडिया सोचा। इसने कहा कि मैं जो बुक्स हैं इनको प्रिंटेबल वर्जन में कर दूंगा। अब उसको पढ़ने के लिए कोई टैबलेट चाहिए था, कोई टैब चाहिए था, तो इसने अमेज़न किंडल स्टार्ट किया। अब अमेज़न किंडल एक ई बुक रीडर था, यानी कि एक टैब था जिसके ऊपर आप ई बुक पढ़ सकते थे। अब अमेज़न किंडल जो कि ई बुक रीडर था, इसको हिट करने के लिए इस जीनियस बंदे ने, इस अजीबोगरीब बंदे ने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। वो ये था कि उसने अमेज़न किंडल का वो जो टैब था, वो जो डिवाइस थी, वो बिल्कुल कास्ट प्राइस पे, यानी कि जितने की वो बनती थी उतने ही डॉलर्स में देनी शुरू कर दी। अब वो इतनी सस्ती थी कि हर शख्स उसको खरीदने लग गया जो कि किताब पढ़ता था, चाहे वो स्टूडेंट था, कुछ भी था, वो उस किताब को खरीदने लग गया, यानी कि वो ई बुक रीडर खरीदने लग गया। अब इस शातिर स्ट्रेटजी के साथ उसने क्या अचीव किया कि जो पैसे उसने बनाने थे वो उसने ई बुक रीडर यानी कि अमेज़न किंडल की डिवाइस से ना बनाए, बल्कि उसने ई बुक्स से बना लिए। अब उसके ऊपर भी उसने थर्ड पार्टी सेलर्स को इनवाइट किया कि आप बुक्स डिज़ाइन करें और अमेज़न किंडल पे आके बेचें, और ई बुक रीडर जो है वो अमेज़न बड़े ही मामूली पैसों के अंदर, डॉलर्स के अंदर बेच रहा था। अब इस अकेले आइडिया से इसने एक नई जला बख्शी बुक रीडर्स को और वो मार्केट भी इसने तब्दील कर दी। तो इसका मतलब यह है कि 1994 के अंदर, यानी कि 1994 में जो कारोबार उसने शुरू किया उसको छोड़ा नहीं, बल्कि 2007 में आके उसकी काया ही पलट दी। अब ये बिजनेस स्ट्रेटजी इतनी कामयाब हुई कि लोगों ने इतनी ज्यादा ई बुक रीडर खरीदे क्योंकि वो इतना सस्ता था, और उसके बाद लोगों की बुक पढ़ने का जो शुमारा था अमेज़न के ऊपर वो बढ़ गया और लोगों की तादाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। एक तरफ जहां जेफ को, इस अजीबोगरीब शख्स को अमेज़न से बहुत ज्यादा पज़ीराई मिली, उसके साथ साथ अमेज़न प्राइम, AWS और अमेज़न किंडल से भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिला। अब इस टाइम ये अकेली 3 सर्विसेज अमेज़न के 50% रेवेन्यू को जनरेट कर रही है। सन 2014 के अंदर इस शख्स को ये ख्याल आया कि मैं अमेज़न से फोन्स क्यों नहीं बनाता, यानी कि उस टाइम स्मार्टफोन्स का टाइम था। अब इसने 2014 में अमेज़न फायर नामी एक मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ये शख्स यहाँ लेट हो चुका था। अब यही बहुत बड़ा लेसन भी है, क्योंकि 2007 में एप्पल, सैमसंग और दीगर कंपनियां स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट हो चुकी थी। अब 2007 से 2014 तक वो तकरीबन 7 से 8 साल में बहुत मैच्योर हो चुकी थी, और यहाँ जेफ बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि जेफ बाकी चीज़ों में बहुत एडवांस था, इस मार्केट में बहुत लेट हो चुका था। तो इसलिए अमेज़न फायर जो कि उसका मोबाइल फोन था एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ।
इसी तरह इसने ईबे ऑक्शन से सीखते हुए अमेज़न ऑक्शन का स्टार्ट लिया और ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी रही क्योंकि इसके अंदर भी वो लेट हो चुका था। उबर ईट्स और ग्रब हब के मुकाबले में लॉन्च होने वाला अमेज़न रेस्टोरेंट भी नाकाम साबित हुआ। पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर मूवीज़ और शोज़ नेटफ्लिक्स के थ्रू देखे जाते हैं, लेकिन अमेज़न प्राइम अपने अंदर एक यूनिक प्लेटफॉर्म था जिसने लाइव स्ट्रीमिंग और मूवी स्ट्रीमिंग को एक नई जला बख्शी और इसका मार्केट शेयर आज भी नेटफ्लिक्स से कई ज़्यादा है। तो यहाँ से भी जेफ ने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया की तमाम मूवी थिएटर्स के साथ थे और वहाँ से उसने मूवी स्टूडियो से बहुत ज़्यादा कंटेंट खरीदा और इसके बाद अमेज़न ने अपने लेवल पे भी प्रोडक्शन शुरू की जो कि कामयाब स्टेप था। इस शख्स का 1994 से शुरू होने वाला कामयाबियों का ये सफ़र अभी तक थमा नहीं। इस शख्स ने अमेज़न लॉजिस्टिक्स को भी लॉन्च कर दिया है जिसके बाद इसने DHL, USPS, UPS और लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो कि बहुत बड़ी हैं साइज में उनको चैलेंज कर दिया है और उनसे सस्ते में प्रोडक्ट्स को वो आगे पीछे भेज रहा है। और यही शख्स था जिसने ड्रोन के थ्रू प्रोडक्ट्स डिलीवरी स्टार्ट की और अब वो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कार्स पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर AI होगी और वो कार्स ऑटोमेटिकली डिलीवरी कर देंगी। और यही वो कंपनी है अमेज़न जो कि इस टाइम एक दिन में शिपिंग करती है। अगर आप सुबह 10 बजे ऑर्डर करें तो दिन को 3 बजे ऑर्डर आपके डोर स्टेप पे होगा। वो इसको और भी फास्ट करना चाहता है और वो इस पे दिन रात सोच रहा है और यकीनन जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इस टाइम तक उसके पास इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। एक शौक इस अजीबो-गरीब शख्स ने कहीं दिल के किसी कोने में छुपा के रखा था और वो ये था कि वो स्पेस के बारे में जानना चाहता था, स्पेस में कारोबार करना चाहता था, खला के अंदर अपना बिजनेस फैला देना चाहता था। इसके लिए इसने ब्लू ओरिजिन के नाम से एक कंपनी सन 2000 में खला के ऊपर रिसर्च करने के लिए रजिस्टर करवा दी। जेफ ने सन 2021 में न्यू शेपर्ड नामी अपने ही रॉकेट के ऊपर खला का सफ़र किया और खला का जायज़ा लिया। ब्रांड स्टोरी के शुरू के अंदर मैंने आपको यही कहा कि यही अजीबोगरीब शख्स खला के अंदर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने का ख्याल रखता है। तो इसीलिए आप देखें कि 2021 में वो बंदा खला का दौरा करके आया। तो अब इस बंदे का फोकस ये है कि अगर दुनिया की आबादी कहीं मरीख या खला में कहीं मूव होती है तो वहाँ भी पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स डिलीवर करने वाला मेरा होना चाहिए। और वो इस टाइम इस आइडिया पे काम कर रहा है जो कि मुझे और आपको इस वीडियो के दौरान भी बहुत क्रेजी आइडिया लग रहा होगा और पागलपन लग रहा होगा, लेकिन 1994 के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा पागलपन था। अगर आप रिसर्च करें तो बहुत बड़ा पागलपन था कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिकेंगी, बुक्स बिकेंगी, लेकिन वो वक्त ने और इस ज़हीन दिमाग ने कर दिखाया। हर कामयाब बिजनेसमैन की ये खासियत होती है कि वो आराम से और चैन से नहीं बैठता और वो अपनी फ़िलासफ़ी पे काम करता है। इस शख्स की जो फ़िलासफ़ी है वो डे वन फ़िलासफ़ी है, यानी कि किसी न किसी आइडिया ने डे वन से आगे बढ़ना होता है और वो उस पे ऊपर काम करता चला जाता है। और मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर इसका ये कहना है कि अगर आपका बिजनेस ब्रेक इवन को टच करके गुजर जाए, प्रॉफिट में चला जाए, तो तब भी ये समझो कि आप ब्रेक इवन पे हो, क्योंकि आपके माइंड में अर्जेंसी चलती रहेगी। आप ये सोचते रहोगे कि मैंने अगले स्टेप्स क्या लेने हैं। और इसका ये कहना है कि अपने कंपटीशन को हराने के लिए 10 कदम आगे सोचना पड़ता है। इस शख्स के आइडियाज़ के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मैसेज था जो इस शख्स ने दुनिया को दिया कि आप पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठे करने से बेहतर है कि पूरी दुनिया को दौलत कमाने पर लगा दो। जो इसने थर्ड पार्टी सेलर्स को इन्वॉल्व किया वो एक बहुत बड़ा स्टेप था और वहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि दुनिया में दौलत बिखरना शुरू होगी, लोगों ने इसके ज़रिए पैसे कमाना शुरू कर दिए। तो ये एक बिजनेस मॉडल जो है इस बंदे ने ये मैसेज के तौर पर दे दिया दुनिया को कि अपने तक सब कुछ ना रखो, बल्कि बिजनेस का ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करो कि सब लोग उससे फ़ायदा उठाएं। और आप देखें अमेज़न इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल है। आई होप सो आपको ये वाली ब्रांड स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ब्रांड स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो मुझे बताइएगा और मैं मज़ीद ब्रांड स्टोरीज के साथ आपके सामने पेश होऊंगा।
ان برانڈ سٹوریز سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. جیف بیزوس کے بارے میں اس برانڈ سٹوری میں بہت سارے انیشیٹوز کی میں نے بات کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو اس کے فیل ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے تیسرے بڑے کامیاب ترین آدمی جس کے پاس دنیا کی بے تحاشا دولت ہے اور 100 ملکوں سے زیادہ دولت ہے، اس کے باوجود بھی کچھ آئیڈیاز اس کے کام نہیں کیے. اگر آپ کے آئیڈیاز کام نہیں کر رہے تو یہ برانڈ سٹوری بھی آپ کے لیے ایک میسج ہے.